ओके, लास्ट हम लोगों ने कवर किया था, इसका हमारा प्लानिंग चल रहा है। वी हैव कवर्ड अप टू लिमिटेशंस वगैरह सारी कवर्ड है हमारी। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, प्रोसेस। लिमिटेशंस वगैरह सारी कंप्लीट है हमारी। देखो, प्रोसेस का मतलब क्या होता है भाई। सबसे पहली इंपॉर्टेंट सेगमेंट प्रोसेस के अंदर अगर देखें तो प्रोसेस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? बाकी सारे की सारी चीजें, जैसे एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन निकल के आएगा आपका कि लिमिटेशंस लिखो, ऑब्जेक्टिव्स लिखो, एडवांटेजेस लिखो प्लानिंग के, तो वो आप कोई भी 5 6 4 5 जो भी गिवन है, अब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कोई भी 4 उठा के लिखो, हो गया हमारा, ठीक है। बट अगर इसका क्वेश्चन निकल के आता है एग्जाम में तो कंप्लीट आएगा पूरा। मतलब आपको प्रोसेस अगर क्वेश्चन आया तो पूरा बड़ा क्वेश्चन ही बनता है इस चैप्टर से, छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रोसेस में कितने स्टेप, कितने आपके पास डिटेल्स मिलेंगी देखने के लिए, क्या आप ध्यान रखना, आपको जो डिटेल्स देखने को मिलेंगी इसके अंदर वो मिलेंगी थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन का जो वेटेज है वो पूरा 6 नंबर के आसपास का आएगा। तो ये सारे के सारे सेगमेंट्स आपको सीरीज वाइज रिकॉर्ड करने हैं, सीरीज वाइज, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपने एग्जाम में पहले ये लिख दिया, फिर ये मेंशन कर दिया, फिर ये मेंशन कर दिया, फिर ये मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर इस तरीके से करोगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा निकाल के, ठीक है, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा आपके लिए भी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर एक आइटम को एक सीरीज के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको एक सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस में याद करने के लिए आप क्या करोगे, एस जिसका भी नाम डालना है डाल दो, ठीक है, डाइज इफ, ठीक है, लास्ट में इफ डाल देना। तो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सबसे पहले दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो, प्लान करने से पहले मेरे पास कोई मुद्दा होना बहुत जरूरी है कि आप प्लान जो कर रहे हो वो किसके लिए प्लान कर रहे हो, करना क्या चाहते हो भाई। तो ऑब्जेक्टिव जब तक सेट नहीं होगा तब तक आप अगले स्टेप पे नहीं जाने वाले। तो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया, अब उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब होता है आपको सारी चीजें इकट्ठा करनी है, उनको लेके रखना है कि हमें ये सब चीजें लगेंगी, ये केवल उन्हें डेवलप करना है इन योर प्लान, लेके नहीं जाना, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, देन उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि उस पर्टिकुलर प्लान तक जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से एक्शंस आपको लेने पड़ सकते हैं और कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं जो आप काम कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। अब मुझे भाई 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 1 साल के अंदर, तो कौन ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया 1 करोड़ 1 साल के अंदर। तो इसको पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, वो प्रोमाइसेस अवेलेबल करने पड़ेंगे। देन उनको इस्तेमाल कैसे करोगे आप, कैसे आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप यूज करने वाले हो। देन उस काम को करने के लिए इवैल्यूएट करो अल्टरनेटिव्स, क्या उस काम को करने के लिए कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर अवेलेबल है तो वो इवैल्यूएट करो सारे के सारे कि मुझे क्या करना चाहिए। देन उसके बाद एक ऑप्शन सेलेक्ट करो उन सारे अल्टरनेटिव में से कि हाँ मुझे ये सारे काम अवेलेबल है, इनमें से एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल है वो देख सकते हो। देन क्या काम करने वाले हो आप वो देखो, इस उसमें निकाल के अब बिजनेस करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं कौन सा बिजनेस लगा सकता हूँ, अलग अलग बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आज के टाइम पे अवेलेबल है, तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, उन सभी को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद उनमें से एक चीज निकालो, वो सारे तो काम आप वैसे भी नहीं करने वाले, बिजनेस स्टार्ट करना तो एक ऑप्शन निकालो कौन सा वाला आपको यूज करना है। देन उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन करो। इंप्लीमेंटेशन जब आप प्लान का करोगे तो क्या होगा, आपको एक्चुअल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग चीजें मिलेंगी। जब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको उसके बाद क्या करना है, उसका फॉलो अप भी उतना ही जरूरी है जितना इंप्लीमेंटेशन है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, काम करने के बाद छोड़ दिया नहीं, आपको ये भी देखना है कि प्लान जो मैंने किया था क्या उसके अकॉर्डिंगली मेरा काम चल रहा है। अगर उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। क्या क्या चाहिए तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली डेविएशन जो भी मेरे को निकलने जो भी मिलेंगे उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारे प्लानिंग के सारे प्रोसेस अकॉर्डिंगली सारे के सारे सेट करके दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग आपका प्लान, प्लानिंग प्रोमाइसेस, आइडेंटिफाइंग करो कि कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा यूज करने वाले हो। देन इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, उसके बाद सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, सेम चीजें सारी सारी। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान जो बनाया उसको इम्प्लीमेंट करो। देन उसके बाद सारा सारा फॉलो अप। एक और चीज, जब एग्जाम में आप उस अगर ये क्वेश्चन निकल के आता है बच्चों के एग्जाम में तो क्या करना चाहिए, डायरेक्टली पॉइंट स्टार्ट। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके का कोई डायग्राम बना के आना है, ऐसा वाला कोई से बना सकते हो आप जो आपको जैसा ठीक लगे, स्टेप वाइज, ठीक है। कि आपने क्या किया, पहले स्टेप में ये डाल दिया, फिर एरो बना के सर्किल से डाला, सेकंड स्टेप लिखा, फिर दूसरा स्टेप लिखा, ऐसे
जब आप इस तरीके से फ्रेम करके आते हो ना, तो पहली चीज क्या होती है, आपके सॉल्यूशन की लेंथ बढ़ती है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है, प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है आपके सॉल्यूशन की, ठीक है, एनहांस हो जाती है, जो टीचर को ज्यादा अच्छा लगता है। टीचर होता है बच्चे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसको प्रेजेंटेशन स्किल उसके पास अवेलेबल है। जब इस तरीके से डाटा फ्रेम करोगे, वो आपके लिए मार्क्स गेन करने का सबसे ज्यादा बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको फ्रेम करना है, इसीलिए मैंने डायग्राम अलग से बना के दिखाया अगली स्लाइड के ऊपर। पुरानी वाली स्लाइड के ऊपर सारे पॉइंट लिखे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन एग्जाम में इस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको देना है, जैसे मर्जी आप दे लो। तो जब आप कनेक्टिविटी दिखा रहे हो ना, तो समझ में आता है कि हाँ, मेरा पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, और 7 स्टेप्स में हमारा पूरा का पूरा सारे प्रोसेस कंप्लीट हो। अब एक एक करके उसके बाद जब आप ये चार्ट बना दोगे, सब कुछ कर दोगे, सब कुछ करने के बाद अगला स्टेप क्या निकल के आता है मेरे पास, दैट इज अब इसको हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। क्या क्या एक्सप्लेन, कैसे कैसे एक्सप्लेन करना, मुझे सारी चीजें वो सब पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स। पॉइंट में नहीं दे रखी है, ये पॉइंट याद करने के लिए दे रखी है, क्योंकि एक पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरा आपको पैराग्राफ। अगर ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं पैराग्राफ फॉर्म में दे दूंगा, तो आपको देखने में और समझने में ना बहुत दिक्कत रहेगी। इसीलिए क्या है, ये पूरी इक्वेशन है, आप इसको डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हो। ये पहली लाइन है मेरी, इंपॉर्टेंट लाइन, यहां तक यूज हो गई। इसके जस्ट बाद आपको यहीं से कंटिन्यू कर देना है इसको आगे से, तो आप अपने बुक्स में प्रेजेंट करोगे। ये टेक्निक रहती है किसी भी चीज को याद करने के लिए, ठीक है। कोई भी जैसे क्या बोलते हैं, जब भी कोई थ्योरी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे आप, बुलेट पॉइंट्स में आंसर्स को प्रेजेंट करो। जब बुलेट पॉइंट्स में आंसर को प्रेजेंट करते हो, तो क्या होता है, टीचर्स को मार्क्स देने के लिए आसानी हो जाती है। बट पॉइंट ये आता है कि बुलेट पॉइंट्स बच्चा से, ये इस क्वेश्चन का पहला क्या है, ये बुलेट पॉइंट है, इसका याद हो गया, ये बुलेट पॉइंट। तो बच्चों को बुलेट पॉइंट्स तो याद रहते हैं, पर जब बात आती है उसके एक्सप्लेनेशन की, तो बच्चे क्या करते हैं, 1 लाइन लिखी, 1.5 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, बस खत्म हो गया एक्सप्लेनेशन, इतने में काम चलेगा क्या। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको, और आप हर पॉइंट के 1-1, 2-2 लाइन में एक्सप्लेनेशन दे रहे हो निकाल के, और फिर आप कोशिश, आप सोचते हो कि टीचर पूरे मार्क्स भी देगा, कहाँ से देगा निकाल। एटलीस्ट उतना डाटा दो ताकि वो उसे लगे कि बच्चे ने कुछ दिया है मेरे को लिख के, ताकि मैं उसके बेसिस पे मार्क्स दे सकूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जो आपका मेन इस पॉइंट का जो कंटेंट है, उसको भी मैंने 4 अलग अलग पॉइंट्स में तोड़ दिया है। अब जब आप इसे लिखोगे, तो ये चारों पॉइंट्स आप डाल दो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, पैराग्राफ फॉर्म में डाल दो, वो भी चल जाएगा, कोई इशू, ठीक है। बट इनको मेंटेन करना, इनको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बुलेट पॉइंट्स इसके अंदर भी बनाने पड़ेंगे, ताकि वहां ये समझ में आए। तो देखो, इस सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, तो पहला क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। तो पहले लाइन क्लियर है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, भैया ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो पहला लाइन क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इसी के आगे आप क्या मेंशन करोगे, कह रहा है गोल्स कैन बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी गोल हमने बनाया, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो या तो हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीव करना चाहते हैं, या तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए करना चाहते हैं। तो हम जो भी चाहें वो सबके लिए स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। जैसे कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में कितने सारी कंपनीज काम करती हैं, टाटा इंडस्ट्रीज में कितने सारे बिजनेसेस हैं उनके, ठीक है, 140 के आसपास बिजनेस उनके रन कर रहे हैं। अब मुझे एक ऑब्जेक्टिव है टाटा का कि भैया मुझे ओवरऑल कंपनी को ग्रो करना है। ओवरऑल कंपनी को ग्रो करने का मतलब क्या हुआ, सारी कंपनीज ग्रो होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ग्रो होनी चाहिए। अब टाटा मोटर्स ने मेरे को बताया, टाटा मोटर्स ने क्या बोला कि हम चाहते हैं पूरी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करें, या फिर वो ये सोच सकते हैं कि एक काम करते हैं, हम केवल टाटा मोटर्स में इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को बूम पे लेके जाते हैं। हमारा जो बाकी पैसेंजर सेगमेंट चल रहा है नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाला, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन फ्यूचरिस्टिक में अगर हम जाना चाहें, तो क्या है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है। तो वो ये चाहते हैं कि हम इसकी सेल्स को बढ़ाएं फ्यूचर में। धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनकी सेल्स डिक्लाइन होती जा रही है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। स्टार्ट इन्होंने क्या किया था, अर्ली स्टार्ट किया था, तो मार्केट को अच्छे से ग्रैब कर लिया था पूरा का पूरा। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे कंपटीटर आते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो क्या हो रहा है, उनकी सेल का जो ग्राफ है, नंबर ऑफ व्हीकल्स वगैरह ईवी के सेगमेंट में, वो कम होती जा रही है। अब उनका मेन गोल क्या है कि उसको बढ़ा ना सके, कम से कम रिटेन तो कर लें, ठीक है। पहले अगर उनका मार्केट शेयर 20% है, तो अगले महीने 20% ना रहे, ठीक है, ऊपर ना जाए समझ में, बट मेंटेन तो रहे, नीचे नहीं आना चाहिए। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, भले ही मेंटेन हो जाए तो भी चल जाएगा, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर किसी भी आप ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के, हर महीने की पहली तारीख को डाटा निकल के आता है। चेक किया करो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट कि भैया हर कंपनी ने कितनी कितनी गाड़ियां बेची। मारुति का आएगा, टाटा का भी आएगा, आपका
Hyundai का भी आएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा निकल के आता है कि किस कंपनी ने कितना कितना मेरी गाड़ियां सेल हुई हैं, जितनी जितनी गाड़ियां सेल हुई हैं उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन आती है और उसमें सारा डाटा मिलता है, कौन सी कंपनी ने क्या बेचा, पिछले साल क्या था, इस साल क्या था, कहाँ अच्छा किया कहाँ बुरा किया, वो सब मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा देखो क्या बताया कि गोल जो है या तो सारी ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए या फिर किसी एक डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद क्या है, जब आपने ये कर लिया, कह रहा आफ्टर सेटिंग द गोल्स, आफ्टर द गोल्स हैज बीन सेट, एक बार गोल्स सेट हो गए उसके बाद क्या करना है, इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, वो गोल सभी डिपार्टमेंट्स को पता होना जरूरी है और जितने भी इंप्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। अब भाई एक टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है सारी प्लानिंग, उसने तो प्लान कर लिया हमें ऐसा करना है, बट नीचे डिपार्टमेंट्स को बताया ही नहीं है। क्या लगता है कितने % चांसेस है कि वो गोल अचीव हो जाएगा? 0% चांसेस, क्योंकि भैया जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इसमें सपोर्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो गोल एक बार बन गया, सेट हो गया, सेट होने के बाद आप सब लोगों को बताओगे कि हाँ भैया ऐसा ऐसा काम करने वाले हैं। जैसे हमारे ट्रिप जाएगा अभी अक्टूबर के अंदर, तो भैया मैंने तो गोल बना लिया कि हाँ हमें अक्टूबर में ट्रिप लेके जाना है माधवगढ़, बट जब तक मैं ये सब में सर्कुलेट नहीं करूंगा तब तक कैसे पता लगेगा कितने % चांसेस है कि हाँ वो ट्रिप फाइनल हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सारे बैचेस में सारे टीचर सारे बच्चों सबको इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना, तब जाके होगा। अदरवाइज डेट पे क्या खुद ही अकेले खड़े हुए, अकेले घूम के आ गए, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, कंपनी को पता होना चाहिए और सभी डिपार्टमेंट सभी इंप्लॉयज को पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मैनेजर्स को कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए अपने खुद के आइडियाज या फिर पार्टिसिपेट करना चाहिए जब ऑब्जेक्ट की सेटिंग की जा रही है तब। ठीक है, देखो अकेला टॉप लेवल मैनेजमेंट कितना काम करेगा? जब टॉप लेवल मैनेजमेंट गोल की सेटिंग कर रहा है तो गोल सेटिंग के टाइम पे मैनेजर्स की मीटिंग होती है। ऐसा नहीं कि उन्हें 4-5 बंदे बैठे और खुद ही ने कर लिया सारा काम। हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी होता है। आपके डिपार्टमेंट्स के आपके स्कूल में एचओडी होंगे, है ना, कॉमर्स का एचओडी अलग होगा, साइंस का एचओडी अलग होगा। ठीक है, तो उन एचओडीज की मीटिंग होती है अलग से, कंपनी के अंदर भी होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक एचओडी मिलेगा आपको, परचेज डिपार्टमेंट का एक एचओडी मिलेगा। ठीक है, उन सभी के साथ बैठकर मीटिंग की जाती है। उस मीटिंग के अंदर गोल सेटिंग होती है कि हमें आगे इस महीने का क्या प्लान है, हमारा अगले 6 महीने का क्या प्लान है, हमारा इस पूरे साल का क्या प्लान है। प्लानिंग हर बार चलती रहती है। पहले से क्या था, प्लानिंग क्या है, परवेसिव है, हर डिपार्टमेंट में हर जगह चलती है। ठीक है, तो मैनेजर्स को हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर उनके पास कुछ और बेटर आइडिया है उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, या कुछ और अच्छा आइडिया अवेलेबल है जो हम कर सकते हैं फ्यूचर में, ताकि कंपनी का अल्टीमेट गोल क्या है, प्रॉफिट ग्रो करना। ठीक है, ताकि सबको बेनिफिट मिले, तो उस आइडिया के लिए भी मैनेजर्स को बताना चाहिए वाइल, और पार्टिसिपेट भी करना चाहिए गोल सेटिंग प्रोसेस के अंदर। ये क्लियर हुआ पहला पॉइंट? ठीक है, तो इसमें आपके लिए कितने कितने पॉइंट्स मिले आपको देखने के लिए, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे? देखो सबसे पहला पॉइंट कि जब गोल्स बनाया जाए तो प्रॉपरली स्पेसिफाई होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। दूसरा चीज कि गोल जब बनाए जाएंगे तो वो पूरी, या तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करोगे, या तो आप किसके लिए करोगे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द आपका सिनेरियो क्या चल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे ही मेरा गोल बन जाएगा, आफ्टर गोल सेटिंग क्या करना है आपको, इट हैज टू बी कम्युनिकेट, किसको, सभी डिपार्टमेंट्स को या फिर सारे एम्प्लॉयज वगैरह सबको पता होना बहुत जरूरी है इसके बारे में। नेक्स्ट उसके बाद मैनेजर से भी बातचीत करनी चाहिए कि एक बार गोल बन गया, गोल बनने के बाद आप प्लानिंग कर चुके हो, एक साल की प्लान कर चुके हो, बाद में मैनेजर बोलते हैं आके यार हमें तो पता ही नहीं था, हमारे पास कुछ और अच्छा आइडिया भी था, हम और अच्छे से काम कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, मैनेजर जो भी बंदा काम कर रहा है उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए आके, केवल आके बैठ के चाय पकौड़े खा के जाने की जरूरत नहीं है। आओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग वगैरह बढ़िया हो रही है। और वैसे भी ये जो मीटिंग होती है ना ऐसी वाली गोल सेटिंग वाली, वो नॉर्मल ऑफिस में बैठ के नहीं होती, बाहर जाते हैं बढ़िया 5 स्टार रेस्टोरेंट वगैरह में, उसके बाद वहां जाके बैठेंगे, वहां एंजॉय भी करेंगे, उसके बाद वहां मीटिंग होती है तरीके से। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है। ठीक है, अगर किसी के फादर वगैरह होंगे अच्छे लेवल पे तो उन्हें पता होगा यहाँ भैया आज मीटिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं, भाई आईटी से जा रहे हैं मीटिंग के लिए, वहाँ जा रहे हैं, कभी कोई कहीं जा रहा है, बड़ी बड़ी जगह पे जाता है, बढ़िया जगह पे। ठीक है, कुछ नहीं होगा शिमला चले जाएंगे, चलो ठीक है, टूर का टूर हो जाएगा, मीटिंग की मीटिंग हो जाएगी। ऐसे भी चलती है, बहुत होता है सब कुछ, हर कंपनी से होता है। ठीक है, उनको पैसा ये खर्च करेंगे, कहाँ जाएंगे, कह रहा काम का काम, एंजॉय का एंजॉय। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट भी करना चाहिए जब भी गोल सेटिंग का प्रोसेस चल रहा है तब। तो ये रिवीजन भी हो गया हमारे इस पॉइंट का। ठीक है, अब देखो एग्जांपल में क्या लिखा है, टाटा मोटर्स ने क्या एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था रिसेम, कह रहा था ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टाटा मोटर्स इज टू स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट। टाटा मोटर्स को लगता है कि फ्यूचर में क्या है हमारा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक का दुनिया आने वाली है,
टाटा मोटर्स ने ये किया कि ये देखो अभी हम एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि नया प्रोडक्शन प्लांट ओपन कर लें, नया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही खोल देते हैं। इसके लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, जहां पर कितनी व्हीकल्स बनेंगी, 10,000 पर ईयर कार्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये एग्जाम्पल के काइंड ऑफ है कि इतना बनने 10,000 गाड़ियां हर साल बननी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा होगा इससे भी टारगेट, लेकिन एग्जाम्पल है कि हाँ कंपनी ने बना दिया। ये क्या है, ये स्पेसिफिक टारगेट है, कंपनी डिजाइन कर लिया कि हमें ये काम करना चाहिए। तो ऐसे एग्जांपल्स आप खुद से भी फ्रेम कर सकते हो। देखो एग्जांपल फ्रेम करने का ना बेनिफिट मिलता है एग्जाम में, जब आप एग्जांपल टीचर्स के पॉइंट के बाद एग्जांपल लिख के आ रहे हो तो वो अच्छा लगता है, टीचर को लगता है कि बच्चे को इन डेप्थ नॉलेज अच्छे से है, केवल रट्टा नहीं मारा हुआ। और रट्टाफिकेशन वैसे चलता भी नहीं है। पीएचडी लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, लेकिन बच्चों को ना पता नहीं याद करवाया जाता तो वो बड़ा बेकार लगता है। ठीक है, याद करने के लिए अगर होते तो आर्ट्स में ना घुसे होते हैं, याद कर लेते बैठ के, कॉमर्स में आने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो कॉमर्स में आए इसका मतलब क्या, आप समझ के चलो सारी चीजों को और उनको सोचो कि भैया ये अगर ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होगा मेरा। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा क्या है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। ठीक है, तो प्लानिंग प्रेमाइसेस को डेवलप करना है बेसिकली। इनका क्या करना होता है, मुझे अब बना तो लिया, सोच लिया, अब बैठ के मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में क्या करना है, भैया इस काम के बारे में सोच तो लिया, भाई काम होगा कैसे, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो भी तो सोचना पड़ेगा उनके बारे में भी कि क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अब बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ चल ठीक है भाई साहब एक गाड़ी का हम भी खोल देते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। प्लान करने में क्या जा रहा है, ठीक है, लेकिन प्लान ऐसा भी तो होना चाहिए कि पूरा हो सके। ठीक है, चांद तारे तोड़ लाऊं बैठ के ले जाके, पॉसिबल है? सोचने में तो बड़ा मजा आता है, हम बड़े बोल देते ना भाई तू तू वहां बोल दे बस भाई साहब तारे भी तोड़ लाऊंगा, ठीक है, तोड़ के ला एक बार पता लगेगा। ठीक है, तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर। प्लानिंग किससे कंसर्न्ड है भैया, फ्यूचर में जो होने वाला है उससे कंसर्न्ड है, विच इज अनसर्टेन। प्लानिंग जो है भैया अनसर्टेन फ्यूचर के लिए होती है, हमेशा आज बैठे हो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो। ठीक है, प्रेमाइस से मतलब आपके एसेट्स वगैरह होता है। नेक्स्ट क्या है, एवरी प्लानर, जब भी आप कोई प्लानर बनाओगे तो क्या होगा, हमेशा प्लानर किस पे चलेगा, कैश पे चलता है। आप एजम्पशन लगा के चलते हो, ठीक है, एंटिसिपेशंस पे चलता है पूरा प्लान कि भैया ऐसा होगा, ठीक है, यूजिंग गेस अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। हम हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं भैया, जो भी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूं आज के टाइम पे, फ्यूचर में आप लोग भी करोगे, एक गेस मार के चलोगे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर। हमें किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या है, ठीक है, कल का वैसे किसी को नहीं पता, बट हाँ हमेशा हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि हाँ अच्छा ही होगा। ठीक है, हमेशा कभी भी ऐसा थोड़ी है कि चल ठीक है ये रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते कुछ हो ही जाए क्या पता, ऐसे ये सोच के निकलोगे घर से, नहीं, क्या सोच के निकलते हैं, जो होगा अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करते हैं। घर से मैं कहीं भी निकल रहा हूँ, स्कूल जाते हो ये सोच के निकलते हो ना, ऐसे निकलते हो, चल घर से निकल ही जाते हैं, पहुंचे तो पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचे तो वापस आ जाएंगे, ऐसे ये सोच के निकलते हो स्कूल, घर से निकलना तो स्कूल ही जाएंगे, और स्कूल से निकलते हो तो घर ही घर पहुंच ही जाएंगे सीधा। ठीक है, हाँ स्कूल से घर भी आना, ये भी आपका एक प्रॉपर प्लान रहता है कि हाँ भाई मुझे ये भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर। अब मैनेजर्स को लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कह रहा है इसीलिए फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है, तो मैनेजर्स को हमेशा क्या लिखा है, मैनेजर्स के लिए हमेशा ये रिक्वायरमेंट रहती है टू मेक सर्टेन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। मैनेजर को क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है कि उनके कुछ एजम्पशंस वगैरह उनको यूज करनी पड़ती हैं, तो फ्यूचर के लिए उनको एज्यूम करना पड़ेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, फ्यूचर एजम्पशंस। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एजम्पशंस, ठीक है, कि जो एजम्पशंस हमें लेके चलनी पड़नी, ये काम हमें फ्यूचर में ऐसे ऐसे करना है। नेक्स्ट क्या है, एजम्पशंस जो आप लेने वाले हो उनका बेस क्या है, बेस मटेरियल जो है वो क्या है, अपॉन विच प्लान आर टू बी ड्रॉन। सारा प्लान ही एजम्पशन के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, एजम्पशन ही तो है कि हम अगले 6 महीने पूरा कोर्स खत्म कर देंगे, कर दोगे, अगर सब कुछ बढ़िया चलता रहा तो हो जाएगा खत्म, तो है ना। एजम्पशन ये कि 100 में से 100 आ जाएंगे, ठीक है, एजम्पशन है। अगर सही तरीके से प्लान करा और तरीके से सारी चीजें करी और प्लान को एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल तरीके से हुआ, तो कितने % चांस है कि आ जाएंगे, फिर तो 100% चांसेस है कि अगर आप सही तरीके से आ जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। लेकिन जैसा प्लान किया, दिक्कत वहां पे आती है जब एग्जीक्यूशन करने की बारी आती है ना, स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली, फिर नहीं होता वो। हमने एजम्पशन भाई तो प्लान तो कर ले बड़ी तरीके से, आज कुछ नहीं करना भाई, खाना वाना खा खू कर रात को आज 10 बजे तक बैठ के पढ़ना है बस, ठीक है, 7 बजे उठाओ बताओ, ठीक है। तो ये प्लानिंग तो बहुत बढ़िया बढ़िया होती है सारी, लेकिन
ये समझ में नहीं आता कि उस प्लान के एग्जीक्यूशन के टाइम पे भैया हमें तरीके से काम भी करना होता है, वो समझ में नहीं आता। हाँ, ठीक है, वो समझ में तब आएगा जब कोई बर्डन आएगा ना, जब कोई ऐसी चीज आ जाएगी जो तुम्हें रोक रही है। ठीक है, यार सूरज को कोई बोलता है कि सुबह उग रहे हैं, अपने आप ही निकलता है भाई, तो चल ही रहा है प्रोसेस में, डेली बेसिस पे। बाढ़ आ दिया है, बाढ़ है, तूफान है, वो तो निकलेगा। ठीक है, हाँ, सोच प्लानिंग में बहुत टाइम लगता है, बताया था ना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्लानिंग आपका। ठीक है, बट जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तब वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, किताब वहीं बंद करके सो जाता है, भाड़ में जाए, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, कल से स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट लाइफ में वो कल कभी नहीं आता। ठीक है, तो आज अगर स्टार्ट जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना बढ़िया है। जैसे इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे मामा अर्थ ने क्या किया, प्लान किया कि हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे अपनी ऑनलाइन सेल्स को बाय 25%। कितने, इन 6 मंथ टाइम पीरियड। आपको हमेशा प्लानिंग के साथ देखो, डेवलपिंग प्रोमिस एक और पॉइंट आता है, एजम्पशन में एक चीज और आती है कि आपने जब प्लान किया तो प्लान करने के बाद कितने टाइम में पूरा करोगे, 12वीं करनी है, कितने टाइम, इसी साल करनी है, टाइम पता है ना। ठीक है, तो जब भी आपको टाइम पता है तो आप इजीली इसके अकॉर्डिंग लिख, अरे बस हो गया, सुन लो। ठीक है, तो जब आप टाइम फ्रेम लगा देते हो साथ में तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं, आप फोकस ज्यादा अच्छे से हो जाते हो। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये प्लान किया कि हम इंक्रीज करेंगे, क्या इंक्रीज करेंगे, ऑनलाइन सेल को इंक्रीज करेंगे। सेल्स को नहीं बोला उसने, क्या बोला, ऑनलाइन सेल। ये इसका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई हो गया कि मुझे अब ऑनलाइन सेल्स पर टारगेट करना, दैट्स इट। कैसे, कितना करना है सेल्स इंक्रीज, केवल 25%, कितने टाइम में, इन द नेक्स्ट 6 मंथ, दैट्स इट। तो क्लियर मेजरेबल बिजनेस गोल, एक गोल है जो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत क्लियर है, और उसको मेजर भी किया जा सकता है 6 महीने में। 6 महीने काम करने के बाद हम मेजर करेंगे कि जो हमने टारगेट सेट किया था क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया अच्छी बात है, अगला बनाओ, नहीं हुआ कहाँ लैग किया, कहाँ दिक्कत आई, उसको ठीक करो। ठीक है, अगले बार कर देंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब जब आपने प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद एजम्पशंस वगैरह सारी लगा ली हैं, अब आपको क्या करना है, अपने कोर्सेज ऑफ एक्शंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि मैं उस काम को करने के लिए कितने तरीके से उस काम तक को पूरा कर सकता हूं। ठीक है, क्या लिखा है, वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, एक बार आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, क्या करना उसके बाद, एजम्पशंस भी आपने बना ली सारी की सारी। ठीक है, देन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस इज डिटरमाइंड। आपको फिर सर्च करना है कि कौन कौन से एक्शंस मुझे लेने पड़ेंगे इन फ्यूचर, वो सारे आइडेंटिफाई करो। देखो लेना नहीं है, केवल आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है। तो मुझे पता है गूगल पे, आपको यूट्यूब पे एक चैनल स्टार्ट करना है, कौन सा करना है वो भी तो पता होना चाहिए ना, कि कौन से टॉपिक पे करना है आपको। तो टॉपिक पे कहाँ से निकाल के आओगे, आपको टेक के ऊपर चैनल बनाना है, एजुकेशन पे बनाना है, ठीक है, मैथोलॉजी पे बनाना है आपको किस पे बनाना है, कॉमेडी चैनल बनाना है, गेम्स का बनाना है, जो भी आपको ठीक लगे वो क्या करना है, आपको अपने कोर्स ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई करोगे। देन उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसके लिए। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, मैनेजमेंट का तो काम ही है मैनेज करना, उसको आइडेंटिफाई करो सारे ऑब्जेक्टिव्स जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, अपने बेस्ट नॉलेज का इस्तेमाल, आपको सारे पता होने चाहिए। जब सारे पता हैं तो ये आपको आप क्या करोगे, फिर उसके बाद द कोर्स ऑफ एक्शन मे बी रूटीन, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपके कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए, और इनोवेटिव। रूटीन का मतलब जो सारे कर रहे हैं, इनोवेटिव मतलब कुछ नया लेके आओ, कुछ नया लेके आओ मतलब कुछ अच्छा, कुछ अजीब, कुछ अलग अतरंगी सा लेके आओ, ठीक है, जो आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं है, वो ज्यादा अच्छा हो सकता है, वो इनोवेटिव भी हो सकता है और रूटीन भी हो सकता है। इनोवेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, कैन बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल्स एंड शेयरिंग देयर आइडियाज। इनोवेटिव आइडिया कहां से आएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है, पेटेंट बोलते हैं उसे हम। अगर आपने कोई नई चीज इन्वेंट करी है, ठीक है, खुद से रिसर्च वगैरह करे, कुछ भी किया आपने, तो उसके ऊपर, हाँ बिल्कुल ये करना भी चाहिए। जब भी आप बिजनेस बनाओगे ना, तो बिजनेस बनाने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हो उस प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लो कि भैया ये मेरी कंपनी का पेटेंट है, मैंने इसको डेवलप किया है, हमारी पूरी टीम ने इसे डेवलप किया है। तो इसके बाद उस प्रोडक्ट को अगर कोई और लॉन्च करेगा तो उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन बता देगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो है वो किसी और कंपनी के नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, किसी भी चीज का देखो आप, ठीक, गाड़ियां देखिए,
कोई भी सामान देख लो, हर बार फोन जो होता है, अब एप्पल का फोन और कोई बनाता है कंपनी? फोन तो हर कंपनी बना रही है आज के टाइम पे, लेकिन सेम डिजाइन कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है? करता है बट बहुत सारी चीजें वो ऊपर नीचे प्लस माइनस माइनर सा चेंज देखने को मिलेगा, बट मिलेगा जरूर, है ना? ऐसा तो है नहीं कि उनके पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है। हर फोन के मॉडल के 10 फोन रखो सामने सेम प्राइस में, लेकिन किसी का भी मॉडल से किसी का भी डिजाइन सेम नहीं मिलने वाला आपको। गाड़ियों में ले लो, आप सेम सेगमेंट की गाड़ी लो, आप सेडान गाड़ी लेके आ जाओ, लेकिन सबकी गाड़ियों के डिजाइन वगैरह सब कुछ डिफरेंट देखने को मिलेंगे, सेम नहीं मिलेगा देखने को। अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, क्या बाकी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं कि सेम प्रोडक्ट डिजाइन कर सके? कर सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? सेम पेटेंटेड है, केस कर देगा, ठीक है? तो ये दिक्कत है। तो बीच में उस कंपनी से पूछ के बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे एप्पल क्या करता है? कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट के पैसे रखते हैं। आप कंपनी से परमिशन ले लो, हाँ भाई मैं आपका प्रोडक्ट यूज करना चाहती हूँ, आप अपना प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी हमें दे दो, हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और सामान सेल करेंगे, और उसके बदले में क्या होगा? उसके बदले में आपको उसमें से कुछ पैसा आपकी वो फिक्स कर लगा देते हैं, एक बार में इतना पैसा ले लो, या फिर जो भी सेल आएगी आपकी उसका पर्टिकुलर परसेंटेज आप हमें देते रहना, हो गया काम। तो कंपनी खुद के डील्स होते हैं, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कर सकते हैं ऐसा, और ऐसे करना भी चाहिए, ठीक है? चलो ये पॉइंट क्लियर है आपको, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट डन। चलो नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओ, उसमें क्या लिखा है? इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। इवैल्यूएट का मतलब आपको हर एक स्टेप, देखो आपने सारे स्टेप्स आइडेंटिफाई कर लिए, एग्जीक्यूट नहीं करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? एक होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने ढूंढना है, ये 10 ऑप्शन अवेलेबल है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, हर ऑप्शन के फायदे और नुकसान, इसको बोलते हैं इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएटिंग, आपको जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन आपने आइडेंटिफाई किए थे उनको इवैल्यूएट करो कि भैया मैं अपने हिसाब से किसमें अच्छा कर सकता हूं, ठीक है? तो मैं जिसमें अच्छा कर सकता हूं, अगर मैं वो ऑप्शन अडॉप्ट करूंगा तो ज्यादा चांसेस है ना सक्सेस मिलने के। लेकिन अगर मैंने केवल प्रॉफिट को देखकर कोई ऐसा काम ढूंढ लिया, ऐसा काम सेलेक्ट कर लिया जो मुझे आता ही नहीं है, तो कितने परसेंट चांस सक्सेसफुल के? बहुत टाइम लगेगा, फेल हो जाएगी प्लानिंग सारी की सारी। इसीलिए क्या करना है मुझे? इवैल्यूएट में क्या करना है? इवैल्यूएट करो क्या? प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब फायदे और नुकसान किसके? ऑफ ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के। जो भी हमारे फायदे नुकसान है, सारे ऑप्शन सामने रखे हैं, सबके फायदे नुकसान चेक करो आप। उसके बाद क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो हर किसी में होता है यार, हर प्रपोजल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा आपको, उन सभी को इवैल्यूएट करना है, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अचीव, ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। मतलब हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसको यूज करने से मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इसमें कितने फायदे होंगे और कितने नुकसान होने वाले हैं। कभी कभी हम कुछ करते हैं ना कि भैया कुछ ऑप्शन यूज करने हैं कि भैया मुझे जैसे तुम सबको पता है फोन वगैरह सब लेते हैं, सब करते हैं। अब एक फोन जो 2 लाख रुपए का है, कॉलिंग तो उससे भी होती है, एक फोन जो 10,000 रुपए का कॉल तो वो भी करता है, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है डाटा सिक्योरिटी, एप्पल में घुस जाओ, डाटा सिक्योरिटी उसकी टूटेगी नहीं, ठीक है? सिक्योर रहेगा डाटा आपका, ठीक है? खो भी जाएगा तो भी आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन एंड्रॉइड में क्या है? एंड्रॉइड में दिक्कत है, डाटा सिक्योर नहीं है, वायरस वगैरह, वायरस अटैक आराम से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलती हैं। तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली होना चाहिए, उसके बाद आप फायदे और नुकसान देखो। क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव किस चीज का है? डाटा सिक्योरिटी का, तो आप फिर कॉस्ट को भूल जाओ। कॉस्ट तो देखो महंगा तो मिलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को बजट फ्रेंडली फोन चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव मुझे और किसी मतलब नहीं, मुझे बस कॉस्ट से मतलब है, कॉस्ट अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप किसके लिए ले रहे हो? शूटिंग के लिए ले रहे हो, कैमरा आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है? कभी कभी गेम भी खेलना है तो आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, ठीक है? बैटरी बड़ी होनी चाहिए, चार्ज फास्ट होना चाहिए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास। आपके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखने के बाद ही आप अपने अल्टरनेटिव ऑप्शंस को सिलेक्ट करोगे, उसमें से एक निकालना है बेस्ट। तो सारे जब अपने सामने लिख लिए, लिखने के बाद फिर कंपैरिजन करोगे आप। कंपैरिजन करने के बाद अब अगला स्टेप निकल के आता है बाकी, जिसमें हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले इसका एग्जांपल देखो क्या लिखा है, क्या रहा है? इन फाइनेंशियल डिसीजंस रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आर इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो आप, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद आप करते टाइम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज रिस्क और रिटर्न। रिस्क और रिटर्न का मतलब क्या होता है कि भैया जो मैं रिस्क ले रहा हूं वो कितना रिस्क है और रिटर्न कितना आने वाला है। रिटर्न मतलब उस पर कमाई कितनी होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड ऑफ, खरीदते टाइम और बेचते टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा फाइनेंशियल डिसीजन में। कह रहा है
रिस्कियर द इन्वेस्टमेंट, मतलब जिस इन्वेस्टमेंट में जितना ज्यादा रिस्क है उस इन्वेस्टमेंट में उतना ही ज्यादा रिटर्न्स के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। बीच में ना एक वो था, नाम बताता हूँ शेयर का, सूजलॉन के नाम से एक शेयर है, आई थिंक 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले मैंने उस शेयर्स को परचेज किया था, तब वो शेयर 7 रुपए का था, 7 रुपए का 2000 शेयर परचेज किए 14,000 के, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर वो शेयर मैंने उस टाइम पे थोड़ा बहुत मेरे पैसे डबल हो गया था उस टाइम पे ही, ज़्यादा टाइम में नहीं, 6 महीने के आसपास में डबल हो गया था, मैंने वो शेयर उठा के बेच दिया। और आज अगर नहीं बेचा होता तो पता है आज कितना रिटर्न होता उसके ऊपर, 3600%, केवल 3 महीने में। बहुत गंदा रिग्रेट है आज के टाइम पे कि क्यों बेचा यार, 2000 शेयर थे, बहुत थे मेरे लिए, ठीक है। रिवाइंड का ऑप्शन नहीं है, अब वो शेयर अपने पीक पे आ चुका है, अब लगता है कि हाँ भाई अब और नीचे जाएगा तो दिक्कत है, ठीक है। अभी ज्यादा महंगा भी नहीं, 64 के आसपास का शेयर, ज्यादा महंगा नहीं, लेकिन हाँ 3 साल पहले 7 रुपए का जो मैंने इकट्ठे इतनी बड़ी क्वांटिटी परचेज कर ली थी, ठीक है, सोचो 2000 शेयर अभी अगर उसके अंदर होते तो एक तो पहला, अगर वो आपको वैसे दिखाई देगा तो कितना दिखाई दे रहा है, केवल 1400% नजर आ रहा है। 7 रुपए का शेयर 86 आपका नॉर्मली परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेशन करो तो 1400% आएगा। 1400% तो एक डायरेक्ट जंप है ना, लेकिन कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो बीच में आएगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट बीच में आता है, वो एनरोल करते करते कम से कम 3000 4000% का ग्रोथ है। तो 14,000 का जो अमाउंट है वो 1,40,000, वो टोटल कितने का था, अभी 7 रुपए के आसपास, 7 रुपए के आसपास का शेयर था, 2000 के आसपास मेरे अमाउंट लगे हुए, क्वांटिटी थी मेरे पास, 14,000 हो गए। तो आज के टाइम पे क्वांटिटी सेम रहेगी, लेकिन प्राइस जो होता है इसका 60 के आसपास में, 70 भी लगा लेते हैं, 70 के आसपास का रफ आइडिया, तो ये अमाउंट इतना जाता, लेकिन ये इतना नहीं होता, लेकिन लिटरली ये इतना नहीं होता, ये इससे भी ज्यादा होता, क्योंकि इसमें क्या लगता है, इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता। कंपाउंडिंग का बेनिफिट पता है क्या होता है, जब कोई शेयर 100% जंप हो गया तो अगर अगले दिन उस शेयर में 5% का जंप आया तो मेरे को प्रॉफिट 5% नहीं होगा, मेरे को प्रॉफिट 10% का होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा मुझे, जो लगाया उस पर तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो डबल हुआ जो 100% का जंप आया था उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा। ये बेनिफिट मिलता है कंपाउंडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये फायदा मिल सकता था, बट अब तो रिग्रेट है कि नहीं है, बट कोई बात नहीं, अब तो मैंने खरीदता हूँ, बस बेचता नहीं हूँ। अब बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसका मुझे पता है क्या इसमें पैसा डूबेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम आपको सब कुछ पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपका रिस्क क्या है और आपका रिवॉर्ड क्या है, ठीक है। ये वाले रेट तो डबल कर लिया मैंने, 21 रुपए के आसपास बेच दिए थे मैंने सारे, फिर भी 200% प्रॉफिट निकाल लिया था मैंने उसके अंदर, ठीक है। देखो अगला पॉइंट क्या है, टू इवैल्यूएट सच, क्या कर रहा है, टू इवैल्यूएट सच प्रपोजल्स, इन प्रपोजल को इवैल्यूएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो बाद में बताऊंगा, तो भाई जब तुम्हारी थर्ड बुक स्टार्ट होगी ना अकाउंट्स की उसमें, ठीक है, हाँ बहुत टाइम है। डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग, आपको क्या करना है, जब आप ये फाइनेंशियल सेगमेंट में कर रहे हो तो क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको अर्निंग्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। भैया सेविंग करने की बात कर रहे हो, पैसे हैं, रील देखिए, फिर चल घूमने चलते हैं, फिर बाद में एकदम से आता है ओ तेरे से बात, पैसे हैं तेरे पास, ठीक है, कह रहे ये उसके लिए बात हो रही है जिनके पास पैसे हैं, तो घूमने की बात उनके लिए होती है, फाइनेंशियल डिसीजन उनके लिए है जिनके पास पैसा है। भैया तुम केवल ख्याली पुलाव पकाने में लगे पड़े, हाँ भाई मैं 1 करोड़ कमा लूंगा ट्रेडिंग से, या फिर 1 करोड़ इन्वेस्टिंग से हो जाएंगे 10 साल में। अबे 1 करोड़ कमाने के लिए पहले 1 लाख रुपए होने तो चाहिए, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले अपनी अर्निंग्स को कैलकुलेट करना है कि हमारे पास है कितना, नेक्स्ट उसके बाद टैक्सेस कितने पे करने पड़ेंगे, अर्निंग पर शेयर कितना निकल के आएगा, ईपीएस बोलते हैं उसे हम, एक शेयर पे कितना पैसा कंपनी कमा रही है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, कंपनी डिविडेंड्स कितना दे रही है वो मुझे निकाल के देना पड़ेगा। देन इन सभी चीजों को देखने के बाद मैं क्या लूंगा, अपना डिसीजन लूंगा कि मुझे किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, किस पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्या मेरा फाइनेंशियल डिसीजन होने वाला है, ठीक है। इंडिया मार्केट 6000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, और 6000 में से हर कंपनी पैसा देना नहीं बनता ना, लॉस मेकिंग भी है, कुछ प्रॉफिट मेकिंग भी, कुछ अपने गोल को लेके फोकस्ड है। अब जो फोकस्ड है वो देखना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा, वो कैसे ढूंढेंगे, अकाउंट्स की थर्ड बुक में सिखाऊंगा सारी चीजें, वहां सीखेंगे, क्योंकि अभी मैं सिखा भी दूंगा तो मैं समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड बुक इज माय मोस्ट फेवरेट बुक, बिकॉज आज भी मैं उस बुक का इस्तेमाल करता हूं अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में। ओके अब इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। मैंने 4-5 ऑप्शंस निकाल लिए, सबके फायदे नुकसान सब लिख लिए, अब एक निकालना है, और निकालना आसान है, जहां ज्यादा फायदे कम नुकसान और मेरे मनपसंद का भी काम है, वही कर लो आप आराम से। क्या लिखा है, द बेस्ट प्लान फॉर ऑल द अल्टरनेटिव्स इज
सेलेक्टेड, सारे अल्टरनेटिव में से एक प्लान को उठाया जाएगा और उसके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द आइडियल प्लान, आइडियल प्लान इज द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। आइडियल प्लान का मतलब हमारे लिए कौन सा आइडियल है, जो सबसे ज्यादा फिजिबल है। फिजिबल का मतलब सोचने में और करने में दोनों में पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं सोचने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन करने में नहीं हो पाएगा भाई, ज्यादा बेकार है ना, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रॉफिटेबल भी है, ये तो होना चाहिए, और नेगेटिव तो है लेकिन कम है नेगेटिव, उसको बियर कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट प्लान ड्राइंग अ मैथमेटिक्स एनालिसिस। कह रहे मैक्सिमम प्लान के अंदर क्या होगा, मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत सारी देखने को मिलती है, इज नॉट पॉसिबल। हैंस मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जजमेंट्स लेने पड़ते हैं, इंट्यूशंस के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है, और इन सबको यूज करके एक मोस्ट वाइबल अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके ऊपर हम इजीली काम भी कर सकते। नेक्स्ट क्या है, समटाइम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स मे बी सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट प्लान। कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज क्या करते हैं, मैनेजर्स क्या करते हैं, हम एक प्लान के ऊपर काम ना करके कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं कि चलो ये भी करते हैं ये भी करते हैं, दोनों में अच्छा है। ठीक है, अब 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, ये काम ये तो मैं करता हूँ हर बार। मेरे को अगर मेरे पास पड़ा है 50,000 रुपये, तो मैं क्या करता हूँ 50,000 रुपये डायरेक्टली एक कंपनी को दे दूंगा, कभी भी 5 कंपनी को दे दूंगा अलग निकाल के। ठीक है, क्योंकि अगर 5 में से 2 खराब भी हो गई, 3 चल जाएंगी, चली जाएंगी। और करंट सिनेरियो में मैंने अभी 23 कंपनी से मेरा पैसा पड़ा हुआ है, और 23 कंपनी से वेल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सारी की सारी। वेल रिसर्च करने के बाद मैंने उन 23 कंपनी से निकाल रखा और पैसा लगा रखा है। कुछ कंपनी उसमें ऐसे हैं जो 20-20, 30-30, 40-40% के लॉस में हैं, बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इतने प्रॉफिट में भी है। ठीक है, तो नेट रिजल्ट कितना निकल के आता है उनके बीच में, क्योंकि हमेशा एवरेज चेक किया जाता है, तो एवरेज में मैक्सिमम प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो वो बेनिफिशियल ऑप्शन, बिकॉज मेरी 23 में से मान ले 15 डूब भी गई तो चलेंगी, और 6 इतना मोटा पैसा निकाल के दे देंगे तो बाकी सारा लॉस कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वॉरेन बफे की एक फेमस लैंग्वेज, फेमस कोट है क्या, डोंट पुट योर एग्स इन अ वन बास्केट। है, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, बास्केट गिरी सारे अंडे फूट जाए। 10 अंडे हैं 10 बास्केट लेके रखो। ठीक है, एक गिरेगी तो एक अंडा फूटेगा, 2 गिरेंगे तो 2 ही अंडे फूटेंगे, बाकी सेफ हैं आपके सारे के सारे। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए कंपनी क्या करती हैं, अपने पैसे को बचाने के लिए क्या करती हैं, एक प्लान पे काम नहीं करते हैं, हम मल्टीपल प्लान्स पे काम करते हैं, और उसके बाद अपना जो भी पैसा लगाना है वहां लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब प्लान हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। काम करेंगे तो क्या होगा, क्या लिखा है, इन दिस स्टेप सेलेक्टेड बेस्ट प्लान इज इंप्लीमेंटेड। उसको सेलेक्ट किया, उसको इंप्लीमेंट करो, मतलब उसके ऊपर काम करना शुरू करो, पुटिंग प्लान इनटू एक्शंस। ठीक है, लोग बात भाई मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी आज के टाइम पे मैं सोच रहा हूँ जैसे मुझे कोई नया चैनल स्टार्ट करना चाहिए, और मैं करूंगा कुछ टाइम के अंदर, फाइनेंस के ऊपर चैनल स्टार्ट करूंगा अपना खुद का, उसमें केवल शॉर्ट्स अपलोड करके उसके ऊपर काम करेंगे, फाइनेंस के ऊपर। उसमें मेरे को जो मैं कर रहा हूँ अपना प्लान बता दो थोड़ा सा। मैं क्या करने वाला हूँ, अभी फाइनेंस जो मार्केट हमारी चलती है, उस मार्केट में डेली बेसिस से मैं खुद तो ट्रैक करता ही रहता हूँ बेसिकली, कि मुझे क्या क्या करना है, क्या कौन सी कंपनी के शेयर्स को कल के डे में मुझे ट्रैक करना है, हर कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे पता रहता है। उन सारी इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के उस चैनल पर अपलोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा सिलेक्शन भी हो गया, पैसे की ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं, टाइम लगेगा बस थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग देख तो लेते हैं 30 सेकंड का शॉर्ट, बट उस 30 सेकंड के शॉर्ट को बनाने के लिए 30 मिनट का टाइम भी लगता है। ठीक है, और इनिशियल लेवल पे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कि उसमें बथेरी एडिटिंग वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा खुद का प्लान है। अभी ये मैंने क्या किया, एग्जीक्यूशन का काम है, कि हमने क्या किया, अपने जो भी प्लान आपने बनाए उनको एक्शंस में लेके आना है। ठीक है, अब एक्शंस में लेके आना, उसके बाद क्या है, जब मैनेजर क्या करेंगे, अब मैनेजर का मेन काम क्या है, मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान। मैनेजर से काम क्या है, मैनेजर सिंपल सा काम है, अपने प्लान को स्टार्ट करो, जो भी आपने सोचा है उसको ऑर्गेनाइज करो और असेंबल करो वो सारी चीजें जिनको यूज करके हम अपने प्लान को एक पिक्चर देने वाला है, एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे एग्जांपल में क्या लिखा है हमारे पास, कह रहा है इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्लान क्या था हमारा स्टार्टिंग में, टाटा मोटर्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। अब हमें क्या करना है, देन ज्यादा लेबर लेके आनी पड़ेगी, मशीनरीज लेके आनी पड़ेगी, विल बी रिक्वायर्ड। दिस स्टेप ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग मोर लेबर। भैया लेबर को लेके आओ और मशीनरीज को परचेज करो, क्योंकि ये सारा काम इसी का ही है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने प्लान को
इंप्लीमेंट कर रहे हो, एक रियल पिक्चर दे रहे हो, सारा सामान तो होना चाहिए, वहां थोड़ी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब आपने जो काम किया, जो काम चल रहा है, चलने के बाद 1 महीना हो चुका है, 10 दिन हो चुके हैं, 15 दिन हो चुके हैं, अब देखो सारी चीजें जो मैंने प्लान किया, क्या मेरे प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं? ट्रैक तो रखना जरूरी है ना, तो जब ट्रैक रखोगे तब जाके आप चीजों को समझ पाओगे। क्या लिखा आगे, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब नजर रखनी है इंप्लीमेंटेड प्लान के ऊपर, और ये एंश्योर करना है कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली टू द शेड्यूल। जो हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें काम कर रही हैं, अगर चल रही हैं तो अच्छी बात है, चलने दो। लेकिन जब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करोगे, रेगुलर बेसिस पे सारी चीजें चेकआउट करोगे, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है मुझे उसमें, डेविएशंस, मतलब डिफरेंसेस चेक करने हैं, किसमें किसमें, फ्रॉम प्लान्स एंड करेक्टिव एक्शंस। कह रहा है जो मैंने प्लान वगैरह बना रखा है उसमें कोई ठीक ठाक, अगर ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसमें चेक करो, और करेक्टिव एक्शंस भी लेने हैं आपको, भैया ठीक कर लेते सारी चीजें, टू बी टेकन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, क्लियर, ठीक है। इसको एक बार गो थ्रू कर लेना सारा सारा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा टाइप्स ऑफ प्लान, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो स्टार्ट करें, ठीक है। पढ़ लो पहले, इसको रिकॉल कर लो थोड़ा सा, फिर देखेंगे आगे।